लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के चौथे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। भूतनाथ और असली बलभद्र सिंह तिलिस्मी खंडहर की असली इमारत वाले नंबर 2 के कमरे में उतारे गए। इंद्रजीत सिंह की आज्ञानुसार पन्नालाल ने उनकी बड़ी खातिर की और सब तरह के आराम का बंदोबस्त उनकी इच्छानुसार कर दिया। पहर रात बीतने पर वे लोग हर तरह से निश्चिंत हो गए तो जीत सिंह को छोड़कर बाकी सब अय्यार जो उस खंडहर में मौजूद थे भूतनाथ से गपशप करने के लिए उसके पास आ बैठे और इधर उधर की बातें होने लगी। पन्नालाल ने किशोरी, कामनी और कमला की मौत का हाल भूतनाथ से बयान किया, जिसे सुनकर बलभद्र सिंह ने हद से ज्यादा अफसोस किया और भूतनाथ भी उदासी के साथ बड़ी देर तक सोच के सागर में गोते खाता रहा। जब लगभग आधी रात के करीब जा चुकी तो सब अय्यार विदा होकर अपने अपने ठिकाने चले गए और भूतनाथ तथा बलभद्र सिंह अपनी अपनी चारपाई पर जा बैठे। बलभद्र सिंह तो बहुत जल्द निद्रा देवी के अधीन हो गया, मगर भूतनाथ की आंखों में नींद का नाम निशान न था। कमरे में एक क्षमादान जल रहा था और भूतनाथ अंदर वाले कमरे की ओर निगाह किए हुए बैठा कुछ सोच रहा था। जिस कमरे में ये दोनों आराम कर रहे थे उसमें भीतर सहन की तरफ 3 खिड़कियां थीं। उन्हीं में से एक खिड़की की तरफ मुंह किए हुए भूतनाथ बैठा हुआ था। उसकी निगाह रमने में से होती हुई ठीक उस दालान में पहुंच रही थी जिसमें वो तिलिस्मी चबूतरा था जिस पर पत्थर का आदमी सोया हुआ था। उस दालान में एक कंडील जल रही थी जिसकी रोशनी में वो चबूतरा तथा पत्थर वाला आदमी साफ दिखाई दे रहा था। भूतनाथ को उस दालान और चबूतरे की तरफ देखते हुए घंटे भर से ज्यादा बीत गया। यकायक उसने देखा कि उस चबूतरे का बगल वाला पत्थर जो भूतनाथ की तरफ पड़ता था पूरा का पूरा किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर जमीन के साथ लग गया और उसके अंदर किसी तरह की रोशनी मालूम पड़ने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जाती थी। भूतनाथ को ये मालूम था कि वो चबूतरा किसी तिलिस्म से संबंध रखता है और उस तिलिस्म को राजा बीरेंद्र सिंह के दोनों लड़के तोड़ेंगे। अस्तु इस समय उस चबूतरे की ऐसी अवस्था देख उसको बड़ा ताज्जुब हुआ और वो आंखें मल मल कर उस तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद चबूतरे के अंदर से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई पड़ा, मगर निश्चय नहीं कर सका कि वो मर्द है या औरत, क्योंकि वो एक स्याह लबादा सिर से पैर तक ओढ़े हुए था और उसके बदन का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं देता था। उसके बाहर निकलने के साथ ही चबूतरे के अंदर वाली रोशनी बंद हो गई, मगर वो पत्थर जो हटकर जमीन के साथ लग गया था ज्यों का त्यों खुला ही रहा। वो आदमी बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा और थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बाहर रमने में आ गया। धीरे धीरे चलकर उसने एक दफे चारों तरफ का चक्कर लगाया। चक्कर लगाते समय वो कई दफे भूतनाथ की निगाहों की ओट में हुआ, मगर भूतनाथ ने उठकर उसे देखने का उद्योग इसलिए नहीं किया कि कहीं उसकी निगाह मुझ पर ना पड़ जाए। जिस कमरे में भूतनाथ सोया था वो एक मंजिल ऊपर था और वहां से रमना तथा दालान साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आदमी घूम फिरकर पुनः उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास जा खड़ा हुआ और कुछ दम लेकर चबूतरे के अंदर घुस गया, मगर थोड़ी देर बाद पुनः वो चबूतरे के बाहर निकला। अब की दफे वो अकेला न था, बल्कि उसी ढंग का लबादा ओढ़े 4 आदमी और भी उसके साथ थे, अर्थात 5 आदमी चबूतरे के बाहर निकले और पूरब वाले कोने में जाकर सीढ़ियों की राह ऊपर की मंजिल पर गए। ऊपर की मंजिल के चारों तरफ इमारत बनी हुई थी, इसलिए भूतनाथ को ये न जान पड़ा कि वे लोग किधर गए या किस कोठरी में घुसे, मगर इस बात का शक जरूर हो गया कि कहीं वे लोग कोठरी ही कोठरी घूमते हुए हमारे कमरे में न आ जाएं। अस्तु उसने एक महीन चादर मुंह पर ओढ़ ली और इस ढंग से लेट गया कि दरवाजा तथा तिलिस्मी चबूतरा इन दोनों की तरफ जिधर चाहे बिना सिर हिलाए देख सके। आधे घंटे के बाद भूतनाथ के कमरे का दरवाजा खुला और उन्हीं 5 में से एक आदमी ने कमरे के अंदर झांक कर देखा। जब उसे मालूम हो गया कि दोनों आदमी बेखबर सो रहे हैं तो वो धीरे से कमरे के अंदर चला आया और उसके बाद बाकी के 4 आदमी भी कमरे में चले आए। 5 आदमी या जो हों एक ही रंग ढंग का लबादा या बुर्का ओढ़े हुए थे। केवल आंख की जगह जाली बनी हुई थी जिससे देखने में किसी तरह की अड़चन न पड़े। उन 5 ने बड़े गौर से बलभद्र सिंह की सूरत देखी और एक ने कागज का एक लिफाफा उनके सिरहाने की तरफ रख दिया। फिर भूतनाथ के पास आया और उसके सिरहाने भी एक लिफाफा रखकर अपने साथियों के पास चला गया। कई क्षण और ठहर कर ये 5 आदमी कमरे के बाहर निकल गए और दरवाजे को भी उसी तरह घुमा दिया जैसा पहले था। उसी समय भूतनाथ भी उन 5 में से किसी को पकड़ लेने की नीयत से चारपाई पर से उठ खड़ा हुआ और कमरे के बाहर निकला, मगर कोई
दिखाई न पड़ा। उसी जगह नीचे उतर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। भूतनाथ ने समझा कि ये लोग इन्हीं सीढ़ियों की राह नीचे उतर गए होंगे। अस्तु वो भी शीघ्रता के साथ नीचे उतर गया और घूमता हुआ बीच वाले रमने में पहुंचा, मगर उन पांचों में से कोई भी दिखाई न दिया। भूतनाथ ने सोचा कि आखिर वे लोग घूम फिरकर उसी तिलिस्मी चबूतरे के पास पहुंचेंगे, इसलिए पहले ही से वहां चलकर छिप रहना चाहिए। वो अपने को छिपाता हुआ उस तिलिस्मी चबूतरे के पास जा पहुंचा और पीछे की तरफ जाकर उसकी आड़ में छिपकर बैठ गया। भूतनाथ को आड़ में छिपकर बैठे हुए आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, मगर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी। तब वो उठकर उस चबूतरे के सामने की तरफ आया, जिधर का मुंह खुला हुआ था। वो पत्थर का तख्ता जो हटकर जमीन के साथ लग गया था, अभी तक खुला हुआ था। भूतनाथ ने उसके अंदर की तरफ झांक कर देखा, मगर अंधकार के सबब से कुछ दिखाई न पड़ा। हाँ, उसके अंदर से कुछ बारीक आवाज जरूर आ रही थी, जिसे समझना कठिन था। भूतनाथ पीछे की तरफ हट गया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतने ही में अंदर की तरफ से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज आई और वो पत्थर का तख्ता हिलने लगा, जो चबूतरे के पल्ले की तरह अलग हो गया था। भूतनाथ उसके पास से हट गया और वह पल्ला चबूतरे के साथ धीरे से लगकर ज्यों का त्यों हो गया। उस समय भूतनाथ ये कहता हुआ वहां से रवाना हुआ। मालूम होता है वे लोग किसी दूसरी राह से इसके अंदर पहुंच गए। भूतनाथ घूमता हुआ फिर अपने कमरे में चला आया और अपनी चारपाई पर से उस लिफाफे को उठा लिया, जो उन लोगों में से एक ने उसके सिरहाने रख दिया था। क्षमादान के पास जाकर लिफाफा खोला और उसके अंदर से खत निकालकर पढ़ने लगा। ये लिखा हुआ था, कल 12 बजे रात को इसी कमरे में मेरे आने का इंतजार करो और जागते रहो। भूतनाथ ने 2-3 दफे उस लेख को पढ़ा और फिर लिफाफे में रखकर कमर में खोंस लिया। इसके बाद बलभद्र सिंह की चारपाई के पास गया और चाहा कि उनके सिरहाने जो पत्र रखा है उसे भी उठाकर पढ़े, मगर उसी समय बलभद्र सिंह की आंख खुल गई और चारपाई पर किसी को झुके हुए देख वो उठ बैठा। भूतनाथ पर निगाह पड़ने से वो ताज्जुब में आकर बोला, क्या मामला है? भूतनाथ, इस समय एक ताज्जुब की बात देखने में आई। बलभद्र सिंह, वो क्या? भूतनाथ, तुम पहले जरा सावधान हो जाओ और मुझे अपने पास बैठने दो तो कहूं। बलभद्र सिंह, भूतनाथ के लिए अपनी चारपाई पर जगह करके, आओ और कहो कि क्या मामला है। भूतनाथ बलभद्र सिंह की चारपाई पर बैठ गया और उसने जो कुछ देखा था पूरा पूरा बयान किया, तथा अंत में कहा कि पढ़ने के लिए मैं तुम्हारे सिरहाने से चिट्ठी उठाने लगा कि तुम्हारी आंख खुल गई। अब तुम खुद इस चिट्ठी को पढ़ो तो मालूम हो कि क्या लिखा है। बलभद्र सिंह लिफाफा उठाकर क्षमादान के पास चला गया और अपने हाथ से लिफाफा खोला। उसके अंदर एक अंगूठी थी, जिस पर निगाह पड़ते ही वो चिल्ला उठा और बिना कुछ कहे अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के चौथे बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।